टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 5i1 प्लस 2√2i1, और आई मिनिमम का रिलेशन आएगा k टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स, सॉरी इट्स 5 टाइम्स ऑफ i1 माइनस 2√2i1। ये आपका आई मैक्स और आई मिनिमम का रिलेशन आ गया। अब 2√2 को सॉल्व करके इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे भी √2 को सॉल्व करके इन दोनों को ऐड कर दो, और इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो आपका आई मैक्स बाय आई मिनिमम आ जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, इन दोनों को ऐड करके निकालना। √2 का वैल्यू इज 1.414, सो 2 इंटू 1.414 प्लस 5i, ये दोनों ऐड करोगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे और उन दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपको आंसर 3.6 आएगा। आपके बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, आपके बुक में आंसर 34 कुछ दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग आंसर। आंसर इज 3.6:1। समझा सबको? आर यू क्लियर? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन समझा आपको क्या किया है? ये सारी चीजें आपको दिमाग में क्लिक करने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि आपके बुक के सम्स काफी अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छे सम्स दिया है आपकी बुक में। आपके सारे नॉलेज को चेक टेस्ट करते हुए सम्स आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सम आपको जो डाउट था, सम नंबर 20 हो गया। सम नंबर 21, लेट मी सी व्हाट इज सम नंबर 21। A parallel beam of green light of wavelength 546 nanometer passes through a width of 0.4 millimeter. The intensity of the transmitted light is seen, which is at 40 centimeter away. What is the distance between the two first order minima? आपको फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम मतलब आपको विड्थ निकालने के लिए बोल रहा है। टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा आपको विड्थ निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा बोल रहा है, मतलब दोनों साइड के फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बारे में बात कर रहा है। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर एक सेंट्रल मैक्सिम, दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा आएगा और यहाँ पर दूसरा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा आएगा। दोनों फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा का कंडीशन क्या था? इट इज लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी एंड दिस इज ऑल्सो लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी प्लस लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। सो विद दिस लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी प्लस लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, आपको लैम्बडा दिया है, आपको कैपिटल दिया है, आपको स्मॉल डी दिया है, ये कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आपको डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम मिल जाएगा। समझा सम? समझा ये सम सबको? दिस सम नंबर 21। यस और नो प्लीज आंसर। समझा? आप मुझे आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझा है कि नहीं समझा है? कितनी बार पूछना पड़ता है। सम नंबर 22, what must be the ratio of slit width to the wavelength for a single slit experiment having diffraction at 45, first diffraction minimum at 45 डिग्री। मतलब फर्स्ट मिनिमा जो बन रहा है वो 45 डिग्री पे बन रहा है। आपको पता है a sin थीटा मिनिमा के लिए डाइफ्रैक्शन में कंडीशन a sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्बडा होती है। सो a इंटू फर्स्ट मिनिमा है तो n इज इक्वल्स टू 1, साइन ऑफ 45 इज इक्वल्स टू लैम्बडा। सो ये नीचे चला जाएगा, साइन ऑफ 45 इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय a। बट वो क्या बोल रहा है, किसका रेशियो बोल रहा है? वो रेशियो निकालने बोल रहा है स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ, मतलब स्लिट विड्थ ऊपर रखना है और वेवलेंथ को नीचे रखना है। सो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ 45 इज इक्वल्स टू a बाय लैम्बडा। साइन ऑफ 45 इज 1 बाय √2, 1 by √2 is equals to a by lambda। ये ऊपर जाएगा तो therefore you'll get a by lambda as under √2, that is 1.414। आपके बुक में इसमें भी थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक है। क्लियर? दिस इज सम नंबर 22। सम नंबर 23 में भी प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है सम नंबर 23।
Monochromatic electromagnetic radiations from a distant source passes through the slit. The diffraction pattern is observed on the screen 2.50 meter away from the slit. If the width of the central maxima is 6 millimeter, what is the slit width if wavelength is 500 nanometer? Wavelengths they are changing. वो wavelength change करते जा रहे हैं और उन्होंने बोला है कि मुझे स्लिट विथ निकाल के दो. अगर अलग अलग वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो स्लिट विथ क्या होगा? तो सिंपल सा फंडा है, आपको अलग अलग वेवलेंथ के लिए स्लिट विथ निकालना है. कुछ नहीं है इसमें. आपको कैपिटल डी दिया है, आपको सेंट्रल मैक्सिमा का विथ दिया है, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो. उसमें क्या प्रॉब्लम आई है आपको? हेलो मैम. यस मैम आंसर अलग आ रहा है. 3 आंसर्स आए होंगे आपके पास. हाँ, फाइनल आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिया है उससे अलग आ रहा है. जो टेक्स्ट बुक में दिया है उससे अलग आ रहा है. हाँ करेक्ट आ रहा है. आई हैव डन दैट सम. आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा. आप एक बार देखो, मेरे पास है वो एक सम बार किया हुआ. मैं फर्स्ट आपको पार्ट सॉल्यूशन. एक्सप्लेन कर दोगे? या श्योर. आपके पास y1 दिया है, उन्होंने सेंट्रल मैक्सिमा दिया है. y1 इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि इट इज n लैम्बडा बाय a. y1 इज n लैम्बडा बाय a. करेक्ट? इज इट क्लियर? यस. सो अगर आपको a कैलकुलेट करना है तो y1 नीचे आ जाएगा. एक्चुअली इट इज n लैम्बडा d बाय a आना चाहिए. दिस इज द इक्वेशन. y1 is equals to n lambda d by a. So आपके पास ये, आप a ऊपर भेज दो. आपको a कैलकुलेट करना है. n lambda d by y1. ओके. सो अब y1 की वैल्यू हटाओ. a is equals to n is equals to 1. आप सेंट्रल मिनिमा के हिसाब से जा सकते हो. सो दैट इज नाउ हाउ यू नीड टू कैलकुलेट. अब यहाँ पे a निकालो. धीरे धीरे आप लैम्बडा चेंज करते जाओगे, आपको वैल्यूज अलग अलग मिलती जाएगी. यस मैम, समझा. थैंक यू. Okay, so just have a look. किसी ने सम नंबर 21, 23 किया है? वेट फॉर व्हाइल. किसी ने वो सम किया है तो प्लीज एक्सप्लेन. गो अहेड फॉर सम नंबर 23. अमला करके आए हो? कैन यू एक्सप्लेन द सम नंबर 23? आई थिंक मुस्कान ने किया है. मुस्कान विल एक्सप्लेन. गो अहेड फॉर सम नंबर 23. मुस्कान, शी विल एक्सप्लेन यू सम नंबर 23. गो अहेड. शी विल. Muskan, please explain. Do it fast. Unmute yourself and explain. Unmute yourself and explain. Muskan, are you listening? Unmute yourself and explain. Do it fast. अनम्यूट करो मुस्कान. सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? सुनाई दे का फ्रिंज विथ W इक्वल्स टू 2 लैम्डा D बाय A है, तो उसमें मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो आया आंसर. A निकाला. हाँ. Okay, so that is what we used to do.
या तो आप सेंट्रल मैक्सिमा के बीच से आप फर्स्ट मिनिमा का केस निकाल सकते हो। आप अगर फर्स्ट मिनिमा का केस निकाल लोगे, फर्स्ट मिनिमा का केस निकालने के बाद आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट मिनिमा इज गिवन बाय n लैम्डा d बाय स्मॉल d, करेक्ट। सो फर्स्ट मिनिमा इज 1 हियर। सो आपको यहाँ से y1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपको सेंट्रल मैक्सिमा का विद दिया है, तो आपको y1 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 डालोगे, दिस इज स्मॉल a, आपके पास लैम्डा की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है, यू कैन कैलकुलेट द a। सो सेंट्रल मैक्सिमा का अगर विद दिया है, इफ दे हैव गिवन सेंट्रल मैक्सिमा का विद, so it is 2 times, you know, it have a relation with the minima, it is 2 times of your minima का width, it is 2 times of your minima का width। so अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा के विद से डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको फर्स्ट मिनिमा का विद पता चल जाएगा। सो यहाँ पे y1 इज योर फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस। सो आपको जब फर्स्ट मिनिमा का मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 1 डालोगे, आपके पास d की, कैपिटल D की वैल्यू है, आपके पास लैम्डा की वैल्यू है, यू विल कैलकुलेट द a। नेक्स्ट टाइम में उन्होंने लैम्डा चेंज कर दिया, लैम्डा चेंज करने के बाद वापस से आपका जो a के साथ लैम्डा का रिलेशन है, यू आर गोइंग टू जस्ट गोइंग ऑन, यू आर गोइंग टू चेंज द लैम्डा एंड यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिफरेंट a वैल्यूज फॉर डिफरेंट लैम्डा। होप यू क्लियर? समझा सबको? समझा क्या करना है? आपको यहाँ से y1 कैलकुलेट करना है, आपको सेंट्रल मैक्सिमा का विद दिया हुआ है, आप यहाँ से y1 कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ से आपको फिर a की वैल्यू अलग अलग लैम्डा के लिए इसी रिलेशन में डालकर मिलती जाएगी। होप यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा सबको? यस और नो? यस मैम। ओके फाइन। सो लेट्स गो विद सम नंबर 18 जिसमें आपको डाउट था। लेट्स गो विद सम नंबर 18। सी आई एम सेइंग यू वन थिंग, अगर आपको नहीं आता तो आप कॉपी करके मत लिखो, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज कीप इट असाइड और टीचर से पूछो। कॉपी करके लिखने से आपको सम्स नहीं आएगा, आप सिर्फ उसका मेथड देख के आप छाप दोगे, एंड दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू डू द सम्स। अगर आपको नहीं क्लिक हो रहा है, यू शुड कीप इट असाइड एंड ask to your teacher, that is what I feel। okay, so let's go ahead with the sum number 18। sum number 18 दिखाओ। what is the sum number 18 please? Anyone can read for me? sum number 18। okay, so in biprism experiment the fringes are observed in the focal plane of eyepiece at a distance of 1.2 meters। मतलब आपका जो फ्रिंजेस दिख रहा है, जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर्स पे दिख रहा है। ओके, नाउ व्हाट, हमको अब अरेंजमेंट बाइप्रिज्म का पता है कि दिस इज द बाइप्रिज्म, ये बाइप्रिज्म रखते हैं और यहाँ पर स्क्रीन होती है जहां पर हमको इमेज दिखता है। ओके, नाउ मैंने आपको बताया था कि इस बाइप्रिज्म से दो कोहेरेंट सोर्सेस बनते हैं, S1 एंड S2। ठीक है, ये कोहेरेंट सोर्सेस हमको बाइप्रिज्म से बनते हैं। अब दिस डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस जो होता है दैट इज कैपिटल डी। आपका जो टोटल डिस्टेंस होता है दैट इज गिवन बाय कैपिटल डी। अब वो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर्स। मतलब यहाँ से जो फ्रिंजेस बन रहा है 20 सेंटीमीटर से सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में टोटल जो डिस्टेंस है 20th ब्राइट बैंड तक। लेट्स रिप्रेजेंट जो 20th ब्राइट बैंड है वो सेंट्रल मैक्सिमा से 0.4 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस दे रहा है। तो एक बैंड का कितना डिस्टेंस आएगा, एक ब्राइट बैंड का थिकनेस कितना होगा, 0.4 डिवाइड बाय 20। करेक्ट, आपको एक का थिकनेस जो है वो 0.4 डिवाइड बाय 20 से मिल जाएगा, कन्वर्टेड इनटू मीटर्स। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द आईपीस, एक कॉन्वेक्स लेंस बाइप्रिज्म और आईपीस के बीच में रखी गई है। ओके, when a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece 90 centimeter away from the eyepiece। अब ये स्क्रीन को हटाकर यहाँ पर eyepiece रख दिया गया है। We want to see this two slits, हमको ये slits के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर आप आगे जाके पता करोगे तो ये eyepiece जो यहाँ से जिसमें हम देखने वाले हैं, this is the eyepiece, इनके बीच में जो डिस्टेंस है it is 90 centimeters।
90 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है. ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर्स. इसके अंदर जो इमेज की डिस्टेंस आ रही है ना, इस आईपीस के अंदर, ये जो स्लिट का, ये जो स्लिट्स है, इन स्लिट्स का एक इमेज है इस आईपीस के अंदर, उस इमेज का डिस्टेंस है तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 सेंटीमीटर्स है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. लैम्बडा पूछ रहा है. क्वेश्चन ऐसा है, फिर से समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दिस डिस्टेंस इज गिवन, टोटल डिस्टेंस इज गिवन. ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी, वो उन्होंने आपको दिया हुआ है. उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि जो 20th ब्राइट बैंड है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, जब आप यहाँ पे स्क्रीन रखते हो तो जो 20th ब्राइट बैंड है वो आपको उस सेंट्रल मैक्सिमा और 20th ब्राइट बैंड के बीच में टोटल डिस्टेंस 0.4 सेंटीमीटर्स का मिल रहा है. तो एक का कितना डिस्टेंस होगा आप कैसे निकालोगे? अगर 20 ब्राइट बैंड का इतना है तो आप सिंपली क्या करोगे, डिवाइड बाय 20 करके आपको एक का विड्थ मिल जाएगा कि एक का विड्थ कितना है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि उन्होंने बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है. कॉन्वेक्स लेंस रख के सामने आईपीस 90 सेंटीमीटर्स पे, कॉन्वेक्स लेंस से 90 सेंटीमीटर्स पे उन्होंने आईपीस रखा हुआ है. ओके, एंड दे आर सेइंग कि इस आईपीस के अंदर दो वर्चुअल इमेजेस बन रही है इन स्लिट्स की, और उन वर्चुअल इमेजेस के बीच में, इन स्लिट्स की जो वर्चुअल इमेज यहाँ पे बन रही है, उनके बीच का डिस्टेंस है 0.9 सेंटीमीटर्स इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्लिट, इसके अंदर. ओके, आपको इमेज 0.9 सेंटीमीटर्स पे मिल रहा है. आपको इसका डिस्टेंस नहीं दिया है, आपको इसके इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है. अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि स्मॉल डी निकालने के लिए काफी टफ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, जिसको हम कॉन्जुगेट फोकाई मेथड बोलते हैं. आपको बुक में कॉन्जुगेट फोकाई दिया नहीं है, पर उसके सम्स इंक्लूड कर दिए हैं. दिस इज व्हाट दे हैव डन. ये कॉन्जुगेट फोकाई मेथड से ये ओवरऑल सॉल्व होगा. ओके, नाउ व्हाट किया क्या जाता है, देयर इज एन मैग्निफिकेशन. आपको पता है मैग्निफिकेशन आप कैसे डिफाइन करते हो? हाउ यू डिफाइन मैग्निफिकेशन? आप मैग्निफिकेशन, आपको याद है आपने 11th 10th स्टैंडर्ड में मैग्निफिकेशन पढ़ा हुआ है. हाउ यू डिफाइन मैग्निफिकेशन? किसी को याद है हाउ यू डिफाइन मैग्निफिकेशन? H upon Yes, miss. object height. Height of How you define magnification? height of the Yes. image upon height of the object. Height of the Ratio of height of image upon height of object. means magnification is image ka height. I am saying let the image height be d1 and height of the object. This is our object for this particular eyepiece. ये हमारा object है. इस object का image इस eyepiece के अंदर बन रहा है. So this is my image का height and this is my object. This slit जो ये virtual slits है, इसका image हमको eyepiece के अंदर दिख रहा है. So इसका image and this is the object for our eyepiece. So this is small d and this is d1 is the d1. I am saying let d1 be the height of the image and let d be the height of the object. This two small virtual sources are the object for our eyepiece. So d1 by d. एक और relation था, बता सकते हो दूसरा relation क्या था? For the distance between image and distance between object. Minus v by u. V by u. Okay. V by u. This is No, distance miss, of, minus था शायद. that is for mirror. आप लेंस का काम कर रहे हो, लेंस में पॉजिटिव आता है. Okay, miss. Yeah. So V by U. So V is the image of an V is the distance of an image and U is the distance of an object. ये आपको रिलेशन मिलता है. So D1 by D is equals to V by U. We have one relation like this. Okay. Now यहाँ से देख रहे हैं, this is our image distance 90 centimeters. Okay. What will be our object distance from the lens? Total कितना है? Capital D. 1.2 meters. 1.2 Correct? meters. So आपका object का distance कितना होगा? What will be your object distance over here? आपका जो object distance होगा from this lens, इस lens से जो object distance होगा, ये आप कैसे निकालोगे? This is 90. So यहाँ से यहाँ तक will be the object distance 1.2 minus 90. Minus 9. तो आपको object distance मिल जाएगा. So आप यहाँ पे simply substitute करोगे और small d की value निकालोगे. Small d की value कैसे निकालोगे? D यहाँ भेज दो. D1 into U by V is equals to small d. That is height of the object. That is height of the virtual slit. So D1 into U
u is how much? u is ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? 1.2 माइनस 90. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इमेज डिस्टेंस नीचे सब्स्टिट्यूट करोगे, एंड देन यू विल कैलकुलेट अ स्मॉल डी. आपको y की वैल्यू यहाँ से मिल गई है, स्मॉल d की वैल्यू आपको मिल गई. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सिंपली उसके अंदर आप फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे. आपको एक विड्थ की वैल्यू मिल चुकी है, अब फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करके आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. ओके, ये चीज आप करोगे. क्लिक हो रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? समझ में आ रहा है क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्लिक हो रहा है व्हाट वी हैव डन? So y is equals to lambda d by small d. lambda d by small d आप डालोगे, कैपिटल d की जगह पे आपको वैल्यू दी हुई है, स्मॉल d आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, सॉरी लैम्डा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, y हमने यहाँ से निकाल लिया था कि एक सिंगल का जो इट्स एन ऑफ कोर्स इट्स एन इंटरफेरेंस पैटर्न. ओके, सो आप एक सिंगल का जो ये है विड्थ है वो आपने निकाल लिया है, आप सिंपली लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. दिस इज व्हाट दिस इज. दिस मेथड इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट फोका मेथड. इस तरीके से क्या किया जाता है, एक बार व्हाट इज कॉन्जुगेट फोका एक शॉर्ट में समझाती हूँ. आपके v और u को एक्सचेंज किया जाता है. योर v and u is getting is being exchanged. अभी कैसा रखा है यहाँ पर कॉन्जुगेट फोका मेथड में क्या होता है, शॉर्ट में समझाती हूँ. दिस इज 90, दिस इज 30. नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वो इनको एक्सचेंज कर देंगे, इस लेंस को थोड़ा पीछे कर देंगे और ये डिस्टेंस 90 कर देंगे और ये डिस्टेंस 30 कर देंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, साइज में भी चेंजेस आएगा. पहले ये जो साइज था और ये जो साइज है ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे. दे विल इंटरचेंज्ड. आपका ये यहाँ पर इसका साइज, ये तो वर्चुअल सोर्सेज है, इनका साइज छोटा हो जाएगा, मैग्निफिकेशन बड़ा हो जाएगा. दिस इज व्हाट दे यूज टू डू. इस तरीके से दो बार मैग्निफिकेशन करते हैं बाय इंटरचेंजिंग दिस u and v का डिस्टेंसेस. u and v को इंटरचेंज करेंगे तो स्मॉल ये d और d1 भी एक्सचेंज हो जाएंगे. ओके, ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों का इंटरचेंजिंग यूज करके दे यूज टू कैलकुलेट द स्मॉल d. हालांकि कोई एक भी करोगे तो भी आपको स्मॉल d का वैल्यू मिल जाता है. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल सोर्सेस मिल जाता है. ओके, v कितना है, व्हाट इज v, बताओ वो v कितना आएगा, v कितना आएगा बताओ जरा. इमेज डिस्टेंस कितना आएगा, इमेज आप लेंस से लेते हो ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल 1.2 है, दिस इज 90, तो ये कितना होगा 30 centimeter. Yeah, hope you are clear with the sum. So if they are saying, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो कि if they are saying that two virtual magnified images is found is 0.9. Two virtual magnified images is found, मतलब they are talking about this. Image की बात कर रहे हैं, they are not talking about virtual slits. वो virtual slits की images की बात कर रहे हैं, so that is D1. इसका images आपको eyepiece के अंदर मिल रहा है, जो आपको जो वैल्यू मिल रही है उसकी वो D1 0.9 सेंटीमीटर्स मिल रही है. Okay, so this is all about the experiment which is done. Okay, now if you have any doubt please ask, otherwise we will start with introduction of semiconductors. I'll discuss semiconductors. किसी को कुछ डाउट नहीं है? Should we start with the semiconductor? 19th one, आप धीरे धीरे आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही पूछ लिए. In Fraunhofer's diffraction, by a narrow slit, a screen is placed at a distance of 2 meters from the lens to obtain the diffraction pattern. If the slit width is 0.2 millimeter, the first minima is 5 millimeter on either side of the central maximum. Find the wavelength of the light. क्या प्रॉब्लम है? स्मृति क्या प्रॉब्लम आई उसमें? मैम समझा नहीं था, फॉर्मूला क्या यूज करूं? फॉर्मूला सम से फॉर्मूला नहीं बनता, फॉर्मूला थ्योरी से बनता है. आपको थ्योरी समझी है क्या? हाँ मैम. मैम आप लोग कैसे कैसे डिसाइड करते हो कौन सा फॉर्मूला? आप फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन बोल दिया तो ऑफकोर्स डाइफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करोगे, सिंपल सा फंडा है. फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन बोल दिया मींस यू आर गोइंग टू सी द डाइफ्रैक्शन का फॉर्मूला.
आप उस पे आप वो डाइफ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, क्या सिचुएशन दी है, यू विल गो अकॉर्डिंग टू दैट। वो बोल रहा है फर्स्ट मिनिमा 5 मिलीमीटर पे है सेंट्रल मैक्सिमा से, मतलब उसने आपको फर्स्ट मिनिमा y की वैल्यू उसने आपको दे दी, उसने आपको कैपिटल T की वैल्यू दे दी है, स्लिट का विथ स्मॉल a की वैल्यू दे दी है, और आपको वो लैम्डा कैलकुलेट करने बोल रहा है। सो y इज इक्वल टू n लैम्डा d by d, n इज 1, फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा है वो। सिंस इट इज एन डाइफ्रैक्शन पैटर्न, फर्स्ट मिनिमा मींस n इज इक्वल टू 1 लैम्डा d by d, दैट्स ऑल। आपको कैपिटल D दिया है, आपको स्मॉल a, सॉरी लैम्डा d by स्मॉल a, आपको कैपिटल D दिया है, आपको स्मॉल a दिया है, आप सिर्फ आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, दैट्स ऑल। हाँ मैम समझा, मैंने 2n+1 सब्स्टिट्यूट किया था। That is what the mistake you do. It is diffraction. आप सम को ध्यान से देखो और फिर अप्लाई करो। डाइफ्रैक्शन में मिनिमा के लिए कंडीशन इज n लैम्डा। मैंने आपको रीजन भी बताया था इसके पीछे कि वाई इट इज n लैम्डा। 1 लैम्डा होता है तो अंदर के स्लिट्स लैम्डा बाई 2 में पेयर हो जाते हैं, इसलिए मिनिमा में n लैम्डा का कंडीशन आता है इन डाइफ्रैक्शन, और मैक्सिमा में 2n+1 लैम्डा बाई 2 का कंडीशन आता है। ओके, सो हियर दिस इज द लास्ट वन। किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क, अदर देन दिस थियोरी में कहीं पर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल गो अहेड विद द सेमीकंडक्टर्स। Should we go ahead with the semiconductor? किसी को कोई डाउट नहीं है? चैप्टर इज ऑल क्लियर? Yes or no? Please answer. Okay. मैं आपको इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन के लिए अगेन मैं आपको 3 दिन का टाइम देती हूँ। दैट इज टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ऑन फ्राइडे स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन के ओरल और डाउट डिफिकल्टीज के लिए रखूंगी वापस से। सो आई विल सजेस्ट यू कि 3 दिन है आपके पास, थोड़ा थोड़ा करके आप इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन स्पेशली बहुत अच्छे से करो, और ऑन फ्राइडे अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ऑन फ्राइडे क्लियर करके ले लो, अगर आप अभी नहीं पढ़ पाए हो तो आई एम। अरे भैया दोनों अच्छा होता है, दोनों सही आदमी खास वही बनवा है। सेमीकंडक्टर्स, हालांकि जो हम पढ़ने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, बट बिफोर स्टडिंग विद द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर है क्या? ओके, सो ऑलरेडी आपका सेमीकंडक्टर्स हुआ है तो बहुत काफी चीजें आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट योर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन से 3 टाइप्स होते हैं जरा बताओगे प्लीज? व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस? कौन से होते हैं? पी टाइप, एन टाइप, यही था ना शायद। इस कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, वैसा क्या? गुड कंडक्टर, इंसुलेटर्स इंसुलेटर and semiconductors. सेमीकंडक्टर। सॉरी मैम। These are 3 types of electrical devices, electrical conducting devices. Now good conductors are your metals which have lots of free electrons and they can easily move and they can conduct current. Insulators, they have less number of free electrons or negligible amount of free electrons. They do not conduct electricity, for example glass and wood. And semiconductors have a nature between these two. They are good conductors, they have the nature between these two. But semiconductor का बहुत सारा ऐसा खासियत है जिसकी वजह से nowadays जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। We use semiconductors in our electronic devices. Okay. What is the main characteristics that we are using a semiconductor for the electronic devices is its relation with the temperature. It have a relation with the temperature. So, can you give me what are 2 types of relations which are found with the electronic devices? क्या nature observe करने के लिए मिलता है and what are those called? मिस मैम टेम्परेचर के एक बार हिसाब वापस से। बोलो ना, आपने क्या बोला? What is the relation with the temperature and what 2 kinds of relations that are found with the
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दो नेचर मिस फाइंड आउट किया जाता है। पी टाइप और एन टाइप। यू आर अगेन कमिंग टू पी टाइप एंड एन टाइप। मैंने अभी तक, मैं सेमीकंडक्टर के अंदर तो कभी गई ही नहीं हूँ, आप पी टाइप एन टाइप तो बहुत आगे पहुंच गए। What is the relation with the temperature? There are two kinds of substances. One is called as PTC, which have a characteristic of PTC positive and temperature NTC. coefficient. And the second one is NTC, negative temperature coefficient. आपका जो सेमीकंडक्टर आता है वो NTC के अंदर आता है। सेमीकंडक्टर जो होता है वो NTC के अंदर होता है। आप मुझे रिलेशन बता सकते हो व्हाट इज PTC एंड व्हाट इज NTC, होता क्या है एग्जैक्टली? मैंने आपको कहा था थोड़ा सा रिवाइज करके आना। मैम Yes. पीटीसी टाइप में रेजिस्टिविटी हाई रहता है और कंडक्टिविटी लो रहता है। क्या कंडीशन पे बोल रहे हो? अगर मैं बोलूं मेटल इज अ पीटीसी, मींस ऑन व्हाट बेसिस यू आर टॉकिंग रेजिस्टिविटी इज हाई एंड कंडक्टिविटी इज लो, मेटल इज अ गुड कंडक्टर? मैम मतलब मैंने अगर इसको टेम्परेचर के अंदर डाला है, इसका नाम एनटीसी वाला जो है ना मैम, वो लो मतलब टेम्परेचर के टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो उसका रेजिस्टिविटी भी ज्यादा रहता है। हाई तो टेम्परेचर वर्क के लिए Exactly, this पीटीसी statement लेते is हैं correct. शायद। ठीक है, एग्जैक्टली ईशा का जो स्टेटमेंट आया दैट इज क्वाइट करेक्ट कि इन पीटीसी दैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के जो मटेरियल्स होते हैं उनका एग्जैक्टली अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो इन पीटीसी टाइप ऑफ मेटल्स में क्या होता है, या पीटीसी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग सब्सटेंसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, उनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और कंडक्टिविटी जो होती है वो लो हो जाती है। ओके, दिस आर पीटीसी टाइप। अगर आप किसी मेटल का टेम्परेचर बहुत हाई कर दो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इतने जोर जोर से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे कि वो खुद में ही टकराना शुरू कर देंगे, उनका खुद का कोलिशन होना शुरू हो जाएगा और उस कोलिशन में आपकी बहुत सारी एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी और आपको ज्यादा करंट नहीं मिलेगा। मींस इन पीटीसी, इन मेटल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग डिवाइसेस, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। whereas in negative temperature coefficient, टेम्परेचर ऐसे devices डिक्रीजेस, में, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ओके, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। ओके, यहाँ पर दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हिच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम मेटल, कि यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अगर आप कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हो तो कंडक्टिविटी भी साथ में बढ़ती जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता जाता है। सो दिस इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर पीटीसी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग डिवाइस एंड एनटीसी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग डिवाइस। ठीक है, सो आपका सेमीकंडक्टर जो होता है वो इसमें आता है, इसमें आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी कंडक्टिविटी उसी तरीके से बढ़ती हुई जाएगी और उसका जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिशन है, वो कम होता जाएगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पीटीसी एंड एनटीसी। ओके, और नाउअडेज आपके वॉचेस हो गए, टीवी हो गया, एलईडीज हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, हर जगह पे इस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके हम उन कंपोनेंट्स को बनाते हैं। ओके, सो दिस वाज द मेन डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, दैट पीटीसी डिवाइसेस में टेम्परेचर बढ़ा तो उनके वाइब्रेशंस, उनके खुद के कोलिशंस की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, whereas in NTC devices like semiconductors, उसमें आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और आपको जो कंडक्टिविटी है, ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंडक्ट करना और अपोज करना ये दोनों एक अपोजिट प्रॉपर्टी है। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, अपोजिशन कम हो रहा है, मतलब वो बहुत सारी चीजों को कंडक्ट कर रहा है, अलाउ कर रहा है, तो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो इसका अलाउंस का जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ता जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर मेटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। Now let's go ahead with the next part. Let's try to understand more about it. इसके बारे में जरा और अच्छे से समझते हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स है। मैम क्या हुआ? मतलब हाई रेजिस्टिविटी के लिए हम लोग ये पीटीसी यूज करेंगे और ज्यादा करंट चाहिए तो एनटीसी ना? हाँ, करेक्ट। ओके, पीटीसी का यूज नॉर्मली आपके जो घर के जो मेन स्विचेस होता है, जो आपका फ्यूज होता है, ओके, वहां पर यूज किया जाता है, क्योंकि अगर वहां पे हल्का सा भी करंट आया हुआ तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग होके वो टूट जाना चाहिए, तो वहां पर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज नहीं करते।
तो पीटीसी का यूजेस वहीं पर है जहां पर हमको उसके रेजिस्टेंस का हम उसका यूज कर पाए। ओके, वो रेजिस्ट करे कि ज्यादा करंट घर में नहीं आना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आना चाहिए। सो पीटीसी का यूजेस मोस्टली ऐसी जगह पे किया जाता है, और सेमीकंडक्टर्स का यूजेस मोस्टली ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देकर भी आप बहुत ज्यादा काम करवा लो। नाउ बड़े बड़े आपकी पहले जो बड़े बड़े ऑफकोर्स बड़े बड़े कंप्यूटर्स हो गए, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका ये जो अभी आप एलईडीज यूज करते हो, जो आप घर पे टीवी देखते हो, इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अगर थोड़ा सा भी करंट है तो भी वो मोबाइल काम में चला भी लेता है है, वो ना चल शायद जाता है। मैम? Yeah, mobile phones, watches, I have already gave you that examples. Okay, so let's go ahead, let's try to understand about semiconductors in deep. जरा सा डीप में जाकर सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हालांकि अवर टाइम इज ओवर, आई टेक 2 to 3 minutes, उसके बाद बाकी का इंट्रोडक्शन मैं कर दूंगी इसके बारे में। ओके, बोलो मिस, वो पी टाइप और एम टाइप अलग अलग होता है क्या? यस, आई एम कमिंग टू दैट टॉपिक। ऑफ कोर्स अलग अलग होता है पी टाइप एंड एन टाइप। आप इस तरीके से बोल रहे हो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में कुछ नहीं पढ़ा और आपके 11th में सब कुछ है, तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करके आओ। मैं एक शॉर्ट में ओवरऑल रिवीजन लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे डिवाइसेस सिखाने के लिए आपको इनका आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डिवाइसेस आपको समझेंगे ही नहीं। ओके, सो सेमीकंडक्टर्स में सारी बातें बैंड गैप के ऊपर की जाती है या एनर्जी बैंड के ऊपर की जाती है। दे आर डन ऑन द टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड। अब अगर आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज दिस एनर्जी बैंड, ये होता क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस एनर्जी बैंड? ये है क्या? हाँ मैम, वो वैलेंस सेल से उसको कंडक्शन सेल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी लगती है, उसका गैप जो रहता है वो एनर्जी बैंड रहता है। दैट इज एनर्जी गैप, और बैंड गैप बोलते हैं उसको एनर्जी बैंड नहीं बोलते, दैट इज अ बैंड गैप, वो बैंड गैप है। व्हाट इज एनर्जी बैंड? मैम ये एक ना मैम, ये बैंड एक रेंज बोल सकते हैं हम, किस चीज का जब रेंज? इलेक्ट्रॉन्स मतलब लाइक जब पास होते हैं ना। आई डोंट थिंक सो आप लोग है ना कुछ पढ़ के आए हो। आई एम गिविंग यू वन मोर डे। आज मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं है फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स। आई वुड लाइक कि आई विल गो अहेड विद टुमारो। आज का दिन फिर पूरा